नमस्कार दोस्तों। डेट आज की 18 जुलाई 2026 है। स्वागत है आपका एटोरियल डिस्कशन में। 3 इश्यूज आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे पार्लियामेंट की जज के खिलाफ प्रोसीडिंग से संबंधित, गलत है क्यों। दूसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे इंडिया यूके ट्रेड एग्रीमेंट अब इंप्लीमेंट होना स्टार्ट हो गया है। तीसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन फेज 2 से संबंधित। सैटरडे है, तीनों आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है। और ये क्यूआर कोड है, ये आप स्कैन कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो आप टेलीग्राम चैनल से। अब चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज के डिस्कशन में फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल पार्लियामेंट की जज के करप्शन के केस में जज के अगेंस्ट प्रोसीडिंग से संबंधित है। आप सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, आर्टिकल स्टार्ट करने से पहले ना राइटर एक कहानी बताते हैं। कहानी क्या है? कहानी देखो ये है, 897 एडी की बात है। जगह थी रोम। और उस समय ना चर्च की हिस्ट्री का ना सबसे अजीब ट्रायल चल रहा था। हुआ क्या, पोप स्टीफन सिक्स्थ ने ना एक आदेश दिया। पोप स्टीफन सिक्स्थ ने एक आदेश दिया। उन्होंने ये बोला कि मेरे से पहले जो पोप थे ना, उनका नाम था पोप फोर्मोसस। पोप स्टीफन सिक्स्थ से पहले पोप थे पोप फोर्मोसस। तो पोप स्टीफन आदेश देते हैं कि भाई मेरे से पहले जो पोप फोर्मोसस थे ना, उनकी डेथ हो चुकी है, लेकिन कब्र से उनकी डेड बॉडी को निकाला जाए, उनको शाही कपड़े पहनाए जाएं और फिर इनके खिलाफ में मुकदमा चले, ट्रायल चले। आप बोलोगे यार अजीब आदमी है कि जो आदमी मर चुका है उसको कब्र से निकाला जा रहा है, डेड बॉडी को शाही कपड़े पहनाए जा रहे हैं, कुर्सी पे बिठाया जा रहा है, और उनका जो असिस्टेंट है वो डेड बॉडी की तरफ से जवाब दे रहा है। लेकिन ये असल में हुआ था 897 एडी में। और ट्रायल का रिजल्ट क्या आया? ट्रायल का रिजल्ट ये आया कि पोप फोर्मोसस ने करप्शन किया है, चोरी की है। इस वजह से इनके हाथ की 3 उंगलियां काट दी जाए। हाथ की 3 उंगलियां काट दी जाए। उन 3 उंगलियों से वो आशीर्वाद देते थे जनता को। तो उनकी 3 उंगलियां काटी गई और उनकी डेड बॉडी को टिबर रिवर में बहा दिया गया। लेकिन इस पूरे थिएटर की वजह से, इस पूरे मजाक की वजह से, भद्दा मजाक, रोम की जो जनता थी वो भड़क गई। रोम की जनता ने विरोध किया कि ये गलत चल रहा है, मरे हुए आदमी को, डेड बॉडी को आप सिंहासन पे बिठा रहे हो और उसके खिलाफ मुकदमा चल रहा है। तो लोगों ने विरोध किया। आखिर में जिसने ये सारा थिएटरिक्स करवाया था ना, पोप स्टीफन सिक्स्थ, उनको जेल में डाल दिया गया और जेल में उनको मार दिया गया। तो ये पूरी घटना है। आप बोलोगे सर इस घटना का पार्लियामेंट से क्या लेना देना? राइटर कहते हैं हमारी पार्लियामेंट भी यही सब कुछ करने की कगार पे है। कैसे? लोकसभा स्पीकर ने ना ये अनाउंस किया 20 जुलाई 2026 को क्या होगा? 20 जुलाई 2026 को पार्लियामेंट में एक रिपोर्ट टेबल होगी और यह रिपोर्ट जो है जज इंक्वायरी एक्ट 1968 के तहत बनी एक इंक्वायरी कमेटी की है। आपको याद होगा जस्टिस वर्मा, इनके घर में जले हुए नोट मिले थे, तो इनके खिलाफ मामला चलता, इनको हटाया जाता। उससे पहले ही इन्होंने रिजाइन कर दिया था। इन्होंने अपनी ऑफिशियल रेजिडेंस, ऑफिशियल गाड़ी, सारी सुख सुविधाएं छोड़ दी जो एज ए जज इनको मिलती हैं, और खुद बार काउंसिल में एडवोकेट के तौर पे इन्होंने अपने आप को रजिस्टर करवा लिया। तो अब बड़ा क्वेश्चन ये उठता है, आप ध्यान से सुनिएगा। जिस जज ने 9 अप्रैल 2026 को रेजिग्नेशन दे दिया है, जो जज 9 अप्रैल 2026 को रिटायर हो चुका है अपना रेजिग्नेशन दे के, अब उस जज के अगेंस्ट लोकसभा स्पीकर के द्वारा क्यों बोला जा रहा है कि उनके खिलाफ रिपोर्ट पब्लिश होगी 20 जुलाई 2026 को पार्लियामेंट में? भाई पार्लियामेंट के पास में पावर है किसी जज को हटाने की, तो वो जज अपने आप हट ही चुका है, तो फिर अब रिपोर्ट पब्लिश करने की क्या आवश्यकता है? ये तो वही बात होगी कि मरे हुए पोप को फिर से गद्दी पर बिठाया जा रहा है ताकि उनके खिलाफ में मुकदमा चल सके। तो जो जज इस्तीफा दे चुका है उनके खिलाफ अब रिपोर्ट पार्लियामेंट में टेबल करने की जरूरत नहीं है। हां, उनके खिलाफ
दूसरी एजेंसीज जांच कर सकती हैं, ईडी है, सीबीआई है, वो सब एजेंसीज जांच कर सकती हैं इन्होंने करप्शन किया है तो। पार्लियामेंट के पास में अब पावर नहीं है। आप ना थोड़े बेसिक समझो, संविधान का यानी कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 121, ये आर्टिकल देखो, पार्लियामेंट में सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट के जज की कंडक्ट पर ना डिबेट करने से रोक लगाता है। लेकिन एक एक्सेप्शन है कि अगर जज को हटाने का मोशन चल रहा है ना, तो उस समय उस जज के कंडक्ट पे पार्लियामेंट में चर्चा हो सकती है, अदरवाइज जजेस के कंडक्ट पे पार्लियामेंट में चर्चा नहीं हो सकती। ये बात साफ तौर पे आर्टिकल 121 में बोली गई है। और देखो, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स थे ना, बहुत स्मार्ट थे, उन्हें पता था इस चीज का, अगर नेताओं को जजेस पर डिबेट करने का मौका मिल गया फ्री में, तो भाई मेजोरिटी वाली जो सरकार है वो हमेशा जज को डरा धमका के रखेगी कि अगर हमारे खिलाफ वर्डिक्ट दिया तो हम तुम्हारे खिलाफ चर्चा करेंगे, तुम्हारा जो करेक्टर है खराब हो जाएगा। तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने यह प्रोविजन किया था, अगर किसी जज को हटाने का मोशन आया है तभी उस जज के कंडक्ट पे चर्चा हो सकती है, अदरवाइज नहीं। फिर रिमूवल का प्रोसेस आर्टिकल 124 सेक्शन 4 और आर्टिकल 217 सेक्शन 1 क्लोज बी, इनमें दिया गया है। 124 रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज और आर्टिकल 217 रिमूवल ऑफ हाई कोर्ट जज। जब देखो किसी जज को हटाना हो ना, तो फिर कैसे ये पूरा प्रोसीजर चलता है। जब किसी जज को हटाना हो तो मोशन आता है, इंक्वायरी कमेटी बनती है, इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट आती है, प्रेसिडेंट को एड्रेस भेजा जाता है, और यह सब होता है जज इंक्वायरी एक्ट 1968 के अंतर्गत। आप पूरा प्रोसीजर प्रीलिम में पढ़ते हो, मेंस में पूरा प्रोसीजर यूपीएससी नहीं पूछेगी। लेकिन राइटर बोलते हैं इस जज इंक्वायरी एक्ट 1968 की ना एक लिमिटेशन है। क्या लिमिटेशन है? लिमिटेशन ये है, ये एक्ट ना जज पर फाइन नहीं लगा सकता, ये उनको धमका नहीं सकता, डांट नहीं सकता। ये एक्ट सिर्फ जजेस को रिमूव कर सकता है। अब आप सोचो, जब इंसान ने खुद ही रेजिग्नेशन दे दिया है, पद खाली हो गया है, तो फिर जज इंक्वायरी एक्ट का काम वहीं पे खत्म हो जाता है भाई। क्योंकि जज इंक्वायरी एक्ट 1968 का काम है जज को हटाना, तो जज जब हट ही गया है तो ये एक्ट जो है वो लागू ही नहीं होता इस केस में। तो अब पार्लियामेंट में रिपोर्ट टेबल होगी उस जज के अगेंस्ट, उसकी जरूरत ही नहीं है। तो ये गलत प्रेसिडेंट सेट हो रहे हैं। अच्छा, एक और केस, कुछ लोग ये बोल सकते हैं कि जज का रेजिग्नेशन हो सकता है अभी तक एक्सेप्ट ना किया हो, लेकिन इसके जवाब में राइटर ये बोलते हैं कि देखो 50 साल पहले सुप्रीम कोर्ट इसका जवाब दे चुकी है। 50 साल पहले एक केस का नाम था, 1978 का केस था ये वाला, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस गोपाल चंद्र मिश्रा। इस केस में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने एक क्लियर वर्डिक्ट दिया था कि भाई हाईकोर्ट जज का जो रेजिग्नेशन है एक यूनिलेटरल कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट है, मतलब ये एक तरफा फैसला होता है। हाईकोर्ट का जो जज अगर मान लो रेजिग्नेशन देता है तो प्रेसिडेंट या फिर किसी दूसरे पर्सन की अप्रूवल की आवश्यकता नहीं होती, एक्सेप्टेंस की आवश्यकता नहीं होती। उन्होंने इस्तीफा दिया, वो तुरंत प्रभाव से लागू हो गया। एक जज देखो कोई गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है कि जिसका रेजिग्नेशन कोई ऑफिस की टेबल पर अप्रूव होने के लिए पड़ा रहे, नहीं। जज एक कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी है, जिस पल वो रेजिग्नेशन देता है विद इमीडिएट इफेक्ट उसी पल संविधान से उसका जो रिश्ता है वो टूट जाता है। तो जस्टिस वर्मा ने 9 अप्रैल को इस्तीफा दिया था, तुरंत के तुरंत वो लागू हो गया। तो ये आर्गुमेंट नहीं दिया जा सकता कि भाई हो सकता है उसका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट ना हुआ हो। इवन आप पुराने केस देख लीजिए, जस्टिस पी.डी. दिनाकरन 2011 का केस, इनके खिलाफ पार्लियामेंट में ना इंपीचमेंट चल रहा था, लेकिन बीच में ही उन्होंने रिजाइन कर दिया। बीच में उन्होंने रिजाइन कर दिया तो इंक्वायरी कमेटी तुरंत डिसोल्व कर गई। समझ गए? यानी जब इन्होंने रिजाइन किया तो इंक्वायरी कमेटी जो है वो इंक्वायरी कमेटी तुरंत की तुरंत डिसोल्व हो गई। क्योंकि भाई इंक्वायरी कमेटी किस लिए गठित की गई थी? जज को हटाए जा सके, लेकिन उसने इस्तीफा ही दे दिया तो इंक्वायरी कमेटी डिसोल्व हो गई, कोई रिपोर्ट पार्लियामेंट में नहीं आई। फिर जस्टिस सुमित्रा सेन का केस था 2011 में, इनका केस और आगे था। राज्यसभा ने इनको हटाने के लिए मोशन पास भी कर दिया था,
लेकिन लोकसभा में जाने से पहले इन्होंने रिजाइन कर दिया। रिजल्ट, प्रोसीडिंग वहीं की वहीं खत्म हो गई। पार्लियामेंट ने बात आगे नहीं बढ़ाई। दोनों केसेस में पार्लियामेंट को समझ आ गया था कि भाई रेजिग्नेशन आते ही रिमूवल की जरूरत जो है वो खत्म हो जाती है। लेकिन जस्टिस वर्मा के केस में ना कमेटी ने अजीब काम किया। उन्होंने वर्मा के रिजाइन करने के बाद भी अपना काम करना जारी रखा और जस्टिस वर्मा के खिलाफ उन्होंने रिपोर्ट तैयार की रिजाइन करने के बावजूद। अब उस रिपोर्ट को पार्लियामेंट में टेबल किया जा रहा है। लेकिन भाई ऐसा करने से पहले आप एक बार अटॉर्नी जनरल से कंसल्ट तो कर लेते कि जो हम कर रहे हैं गलत कर रहे हैं सही कर रहे हैं। तो अगर अब ऐसा जज जिसको पहले से हटाया जा चुका है उसके खिलाफ पार्लियामेंट में रिपोर्ट टेबल की जाती है तो ये एक नया प्रेसिडेंट होगा और आगे जाके इसका मिसयूज भी किया जा सकता है। मिसयूज कैसे किया जा सकता है? इसका मिसयूज ऐसे किया जा सकता है कि कल को देखो रिटायर्ड जज के अगेंस्ट मान लो पार्लियामेंट में चर्चा होने लगी, समझ गए? मान लो रिटायरमेंट जिन जजों ने ले ली है उनके खिलाफ भी मान लो पार्लियामेंट में चर्चा होने लगी, उनके खिलाफ भी मान लो पार्लियामेंट में इंक्वायरी की जाने लगी, तो भाई वो जज तो अपना काम ठीक से कर ही नहीं पाएंगे। उन्हें डर लगेगा हमेशा कि सरकार के खिलाफ हमने वर्डिक्ट दिया तो भैया हमारी रिटायरमेंट के बाद भी पार्लियामेंट जो है वो मुकदमे ढूंढ लाएगी और हमारे खिलाफ मुकदमे चलने लगेंगे। तो ये तो गलत प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा ना। जज सरकार के खिलाफ वर्डिक्ट देने से डरेंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है सरकार ने तो हटाए गए जिस जज ने इस्तीफा दे दिया उसके खिलाफ पार्लियामेंट में उन्होंने रिपोर्ट टेबल कर दी, उनके खिलाफ चर्चा कर ली, तो भाई हम रिटायर होंगे तो उसके बाद हमारे करैक्टर के ऊपर भी सरकार चर्चा कर लेगी। तो ये गलत है। अब राइटर बोलते हैं भाई जिस जज के ऊपर आपको शक है उसने इस्तीफा दे दिया है ना, तो उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सीबीआई है, ईडी है, पेंशन रूल्स हैं, क्रिमिनल लॉज हैं, आप उनका यूज करो। उस जज के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पार्लियामेंट का यूज मत करो। समझ गए? तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया कि पार्लियामेंट जो कर रही है गलत कर रही है, वही कर रही है जो 897 एडी में पोप स्टीफन सिक्स्थ ने किया था। मरे हुए पोप को गद्दी पे बिठाया था और उनके खिलाफ में मुकदमा चला था, तो सरकार भी वही कर रही है। तो ये कीवर्ड्स हैं जो आप आंसर्स में यूज कर सकते हो और ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है जो आपको अटेम्प्ट करना है। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है जो आपको अटेम्प्ट करना है। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, सेमीकंडक्टर मिशन से संबंधित है। आप ना सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। सेमीकंडक्टर के बारे में तो देखो आप सबको पता ही है, बहुत बार हम बेसिक्स डिस्कस कर चुके हैं। सिंपल सा एक लाइन में अगर मैं बोलूं, जैसे देखो इंसान के पास में दिमाग होता है ना सोचने के लिए, वैसे ही देखो हर जो अच्छा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है ना, जैसे स्मार्टफोन है, कार है, मिसाइल है, उनके पास में एक सेमीकंडक्टर चिप होता है सोचने के लिए। इन्हें माइक्रोचिप या इंटीग्रेटेड सर्किट भी बोलते हैं। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम देखो ये है, दुनिया के 60% से ज्यादा जो चिप्स हैं और 90% मोस्ट जो एडवांस चिप्स है ना, सिर्फ एक छोटे से देश में बनती है और उस देश का नाम आपको पता है, उस देश का नाम है ताइवान। और डर ये है अगर मान लो कल को चाइना ताइवान पे अटैक कर दे तो भाई पूरी दुनिया की जो सप्लाई चेन है वो रुक जाएंगी। इसे बोलते हैं सप्लाई चेन शॉक। मतलब इसलिए देखो आज हर देश अपनी ना खुद की चिप फैक्ट्री यानी फैब्रिकेशन यूनिट लगाना चाहता है और यहीं से देखो जन्म होता है हमारे देश का मिशन जिसका नाम है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। हमने भी यही सोच के एक मिशन लॉन्च किया, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। तो अभी ना सरकार ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन का जो फेज 2 है उसका आउटले अनाउंस किया। आउटले मतलब सरकार इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन पे कितना खर्चा करेगी वो सरकार ने अनाउंस किया। कितना खर्चा करेगी सरकार इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन फेज 2 पे? 1,27,000 करोड़ खर्चा करेगी। तो फेज 1 में सरकार ने कितना खर्चा किए? 76,000 करोड़। यानी सोच के देखो फेज 2 का जो खर्च है वो फेज 1 से ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। क्योंकि इस बार सरकार ना पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम बनाने पे पैसा लगा रही है। पैसा कैसा मिलेगा? मतलब किसको मिलेगा पैसा और कैसे मिलेगा? जब कोई कंपनी फैक्ट्री लगाएगी ना,
फैब्रिकेशन यूनिट लगाएगी तो सरकार उसको सब्सिडी देगी। आप एक बात ध्यान दीजिएगा, फेस 1 में ना सरकार फैक्ट्री लगाने का 50% खर्चा उठा रही थी। इस बार सरकार का शेयर थोड़ा कम होगा, मतलब सरकार 50% खर्चा नहीं उठाएगी, थोड़ा कम उठाएगी, लेकिन ओवरऑल जो पूल है वो बड़ा है। कैसे बड़ा है? ओवरऑल मदद कैसे बढ़ी है? सरकार ये भी कह रही है कि हम ना प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव देंगे। ये स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये है, आप चिप बनाओ, उसको बेचो, तब आपको पैसा मिलेगा। तो ये दूसरा कंपोनेंट है कि फैक्ट्रीज वाली जो कंपनीज फैक्ट्री लगा रही हैं उनको कैसा फायदा होगा। पहला तो फायदा ऐसे होगा, फैक्ट्री लगाने में सरकार थोड़ा पैसा उनको देगी। मान लो 1 करोड़ की फैक्ट्री लग रही है तो सरकार कुछ पैसा उनको दे देगी फैक्ट्री लगाने में, फॉर एग्जांपल 40 लाख, 30 लाख। फेस 1 में सरकार 50% दे रही थी, इस बार थोड़ा कम, लेकिन अब थोड़े और रास्तों से भी सरकार बेनिफिट देगी, जैसे प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव है। सरकार बोल रही है कि पहले आप चिप बनाओ, बेचो, तब हम आपको और इंसेंटिव देंगे, यानी पर यूनिट के हिसाब से आपको इंसेंटिव मिलेगी। फिर देखो, डोमेस्टिक कंपोनेंट बोनस भी है। अगर कोई कंपनी डोमेस्टिक कंपोनेंट्स यूज करती है तो उन्हें एक्स्ट्रा इंक्रीमेंटल बोनस मिलेगा। तो आत्मनिर्भर भारत बनाने की तरफ भी ये एक कदम है। तो 3 मेथड से, 3 तरीकों से उन कंपनीज को सरकार बेनिफिट देगी जो हमारे देश में चिप्स की मैन्युफैक्चर करेंगी। यहां पे राइटर देखो ये बोलते हैं, देखो फेस 1 में सरकार ने 76,000 करोड़ रुपए खर्च किए ताकि हमारे देश में चिप बने, चिप मैन्युफैक्चर हो। देखो कड़वी सच्चाई यह है कि फेस 1 में जो प्रोजेक्ट अप्रूव हुए हैं अभी तक उनकी आउटकम तो नहीं आई है। जैसे एक टाटा और दूसरी कंपनी है, क्या नाम है, टाटा और PSMC, इनका जॉइंट वेंचर है। अब इनको अप्रूवल मिला फेस 1 में, इनका धुलेरा में प्लांट भी लगा है, लेकिन उस प्लांट में अभी तक कॉमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है। उस प्लांट में अभी भी कॉमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है। देखो सेमीकंडक्टर का जो खेल है ना भाई, लंबा खेल है। कई बार 10 को लग जाते हैं सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की कैपेसिटी बनाने में, तुरंत आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। इसीलिए सरकार ने फेस 2 भी लॉन्च कर दिया। सरकार ने यह नहीं देखा कि फेस 1 का रिजल्ट अभी आया है या नहीं आया है, सरकार ने पहले ही फेस 2 लॉन्च कर दिया, क्योंकि सरकार को इस चीज का पता है कि टाइम लगता है। और दूसरा, चिप्स मैन्युफैक्चरिंग करना हमारे देश में ये अब हमारी चॉइस नहीं है, ये स्ट्रेटेजिक नेसेसिटी है। अगर हमारे देश में चिप नहीं बनेंगी तो भाई आपको दूसरे देशों के ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा। इसके अलावा आर्टिकल एक और कड़वी सच्चाई बताता है। आर्टिकल कहता है कि सरकार देखो पहले 76,000 करोड़ रुपए खर्च किए, अब 1,26,000, इतने इतने करोड़ों रुपए सरकार खर्च कर रही है। अब इनसे ज्यादा जॉब्स नहीं जनरेट होंगी। ये कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है सेमीकंडक्टर वाली, लेकिन इन्वेस्ट करना इस इंडस्ट्री में जरूरी है सिक्योरिटी के लिए, स्ट्रेटेजिक लीवरेज के लिए। आपको जॉब्स जनरेट करवानी है तो आप टेक्सटाइल में पैसा खर्च करो, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में पैसा इन्वेस्ट करो, लेकिन सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में सरकार पैसा लगा रही है, इससे जॉब्स नहीं पैदा होंगी। ये बात समझ लेनी चाहिए और उम्मीद भी नहीं रखनी चाहिए। फिर लास्ट में राइटर एक बात बोलते हैं, एक मशीन होती है जिसका नाम है ये वाली EUV लिथोग्राफी मशीन, मतलब अल्ट्रावायलेट लिथोग्राफी मशीन। देखो ये जो EUV मशीन होती है ना, ये भाई एक ऐसी प्रिंटिंग प्रेस की तरह होती है जो सिलिकॉन वेफर पे ना नैनोमीटर लेवल सर्किट ड्रा करती है। सिलिकॉन के जो वेफर होते हैं ना, जो सेमीकंडक्टर होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, अब उनके ऊपर नैनोमीटर पे जाके सर्किट ड्रा करना, यह काम है इस EUV मशीन का। अब ये इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स काम है कि भाई पूरी दुनिया में सिर्फ एक कंपनी है जो इस मशीन को बनाती है, उसका नाम है ASML। इस ASML कंपनी की मोनोपोली है इस EUV मशीन बनाने में। और यह कंपनी कौन से देश की है? नीदरलैंड की है। इवन जापान जो टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है, जापान भी कोशिश कर रहा है कि भाई हम भी ऐसी मशीन बना लें, लेकिन अभी तक जापान कोड क्रैक नहीं कर पाया है
कि भाई इतने छोटे वेफर पे नैनोमीटर पे लेवल पे जाके सर्किट ड्रा करना जापान भी अभी तक नहीं कर पाया है। तो इंडिया को भाई ऐसी फ्रंटियर टेक्नोलॉजी पे अभी फोकस करना होगा। अभी से फोकस करेंगे तब आगे जाके हम ऐसी मशीनें बना सकेंगे। मानता हूं टाइम लगेगा, इतना आसान नहीं है, लेकिन देखो एक बात अपने को समझनी होगी, जो एडवांस्ड इकोनॉमीज है ना, वो अपना डोमिनेंस नहीं छोड़ना चाहती। आर्टिकल में स्पेशली एक बात बोली गई है कि टॉप पोजीशन भाई कोई नहीं छोड़ना चाहता, टॉप पोजीशन हर कोई मेंटेन करना चाहता है, और हर देश टॉप पोजीशन मेंटेन करने के लिए कुछ भी करेगा। तो इंडिया की जो ग्रोथ है उसमें बाधाएं आएंगी, लेकिन इंडिया को रुकना नहीं है, क्योंकि भाई टॉप कंट्रीज, टॉप इकोनॉमीज रेसिस्टेंस पैदा करेंगी कि भाई हमारी मोनोपोली नहीं खत्म होनी चाहिए, बट इंडिया को उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। एक अच्छी चीज देखो ये है, हमारे पास में टैलेंट है, लेकिन हमें ना अपने डेकेड्स पुरानी गलतियों को सुधारना होगा। हमारे देश में लोग आईआईटीज करते और उसके बाद में फॉरेन चले जाते, यूरोप में चले जाते, यूएस में चले जाते, वहां पे वो उनकी इकोनॉमी ग्रोथ में योगदान देते, कंट्रीब्यूट करते। हमें अब हमारे देश के जो आईआईटीएन हैं, दूसरे बढ़िया कॉलेजेस के ग्रेजुएट्स हैं, उनको देश में अच्छे इकोसिस्टम प्रोवाइड करना पड़ेगा, अच्छी जॉब्स उनके लिए हों, वो रिसर्च करना चाहते हैं तो रिसर्च का इकोसिस्टम हो, तो ये सब उन्हें हमारे देश में प्रोवाइड करना होगा, ताकि भाई वो देश छोड़ के ना जाएं। सीधी सी बात है। देखो कोई भी देश हो, साउथ कोरिया, ताइवान, सिंगापुर, हांगकांग, सबने अपनी इकोनॉमी को ग्रो करवाया टेक मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू। सैमसंग जो साउथ कोरिया की कंपनीज हैं, 1980s में वहां की सरकार ने इन्हें जम के सपोर्ट किया था। सैमसंग ने मेमोरी चिप्स पे उस समय बैट लगाई और ग्लोबल जायंट बन गया सैमसंग। तो हमारे देश में भी सरकार को ना कुछ कंपनीज को बढ़िया से सपोर्ट करना होगा, कुछ कंपनीज पे दाव लगाना होगा, ताकि वो आगे जाके पूरे वर्ल्ड के बड़े जायंट बने और देश की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करें। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। लास्ट में ये कीवर्ड्स हैं जो आप आंसर्स में यूज कर सकते हो। अब ये प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 2 है जो आपको अटेम्प्ट करना है। चलते हैं आगे। इसके बाद इंडिया यूके ट्रेड पार्टनरशिप से संबंधित है। आप सिलेबस में जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो इंडिया और यूके ने जो ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया था ना, सेटा, अब वो इंप्लीमेंट होना स्टार्ट हो गया है 15 जुलाई 2026 से। टारगेट देखो ये है 2030 से पहले दोनों देशों के बीच में ट्रेड को $56 बिलियन तक लेके जाना है। अब देखो इंडिया से 99% जो एक्सपोर्ट है ना, 99% आइटम्स अब ड्यूटी फ्री यूके में एंटर करेंगे। मतलब यूके कोई टैक्स नहीं लगाएगा उन प्रोडक्ट्स के ऊपर जो इंडिया से यूके में एंटर करेंगे, और ऐसे 99% आइटम्स होंगे। जैसे टेक्सटाइल एंड गारमेंट्स हैं, ये अब बिना टैक्स के जाएंगे यूके में। फायदा किसको होगा? तमिलनाडु की तिरुपुर फैक्ट्रीज को। लेदर एंड फुटवियर के प्रोडक्ट्स हैं जैसे आगरा शू फैक्ट्री है, इनको फायदा होगा। फैक्ट्री नहीं, इंडस्ट्री। मेरीन प्रोडक्ट्स अब ड्यूटी फ्री एंटर करेंगे। प्रोसेस्ड फूड, ऑटो कंपोनेंट्स, इंजीनियरिंग गुड्स, तो ये सब अब ड्यूटी फ्री एंटर करेंगे। पहले इन पे 12 से लेके 16% के बीच में टैक्स लगता था। भाई इतना ही तो मार्जिन होता है, इतना टैक्स लगा देती थी यूके की सरकार, तो फिर ये प्रोडक्ट बिकते नहीं थे। अब ये बिना टैक्स के, बिना टैरिफ के यूके में एंटर करेंगे तो ये कॉम्पिटिटिव रहेंगे, ज्यादा बिकेंगे। हमें ना एक डिसएडवांटेज हुआ करता था पहले, हमारे जो पड़ोसी देश है ना, बांग्लादेश, पाकिस्तान, कंबोडिया, ये तो ड्यूटी फ्री यूके में एंटर कर जाते थे क्योंकि इनके पास में एलडीसी स्टेटस है, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज वाला स्टेटस है। इंडिया को डिसएडवांटेज था, इंडिया एलडीसी स्टेटस में नहीं आता, तो भाई इंडिया के ऊपर 12 से 14% 16% टैक्स लगाती थी यूके की सरकार। तो इंडिया के प्रोडक्ट पड़ोसी देशों के प्रोडक्ट के मुकाबले में कॉम्पिटिटिव नहीं थे। अब जेनरिक मेडिसिन के मामले में इंडिया को बहुत फायदा होगा। जेनरिक मेडिसिन के मामले में तो इंडिया गढ़ है पूरा। सस्ती दवाइयां पेटेंट खत्म होने के बाद में जब दूसरी कंपनीज उन मेडिसिन को बनाती हैं, वो जेनरिक मेडिसिन होती हैं। तो यूके ना हर साल $30 बिलियन का फार्मास्यूटिकल इंपोर्ट करता है। तो अब ट्रेड एग्रीमेंट के बाद में ज्यादा इंडिया की फार्मास्यूटिकल कंपनीज जेनरिक मेडिसिन को भेज सकेंगी यूके में, और यूएस और दूसरी यूरोपियन देशों की जो मोनोपोली है यूके में मेडिसिन भेजने में, वो खत्म होगी।
फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री देखो ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें ना आप स्केल पे खेल सकते हो, बड़े लेवल पे खेल सकते हो। तो इंडिया के पास मौका है, इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनीज के पास में मौका है यूके की जबरदस्त मार्केट पे कब्जा करने का। अब एक और प्रॉब्लम जो सोल्व होगी इस ट्रेड एग्रीमेंट से, पहले क्या होता था, जैसे इंडिया से कोई प्रोफेशनल यूके में काम करने के लिए गया तो यूके में उसको क्या देना पड़ता था, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन देना पड़ता था। जैसे पीएफ होता है ना, प्रोविडेंट फंड हमारे देश में, तो यूके में भी वैसा ही सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन होता है। तो इंडिया की कंपनी से कोई यूके में काम करने के लिए गया वहां की कंपनी के लिए, तो भाई उसको ना डबल डबल जगह पे ये सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन देना पड़ता था, यूके में भी और इंडिया में भी। अब वो 2-3 साल काम करके वापस इंडिया में लौट आया, तो उसने जो यूके में कंट्रीब्यूशन दिया सोशल सिक्योरिटी वाला, तो वो तो पूरी तरह से वेस्ट हो गया ना, वो तो कोई काम ही नहीं आया। तो अब ये डबल सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन को एड्रेस किया गया है। तो इंडिया से जो प्रोफेशनल्स, इंडिया की कंपनी से जो प्रोफेशनल यूके में जाते हैं काम करने के लिए, उन्हें दोनों जगह पे सोशल सिक्योरिटी वाला कंट्रीब्यूशन नहीं देना पड़ेगा। अभी फिलहाल ये प्रोविजन 5 सालों के लिए किया गया है, बाद में एक्सटेंड भी कर दिया जाएगा। तो 75,000 वर्कर्स और 900 कंपनीज को इस प्रोविजन का फायदा होगा, और एक साल में $600 मिलियन जो यूके में फंस जाते थे वो अब नहीं फंसेंगे। इंडिया ने क्या रियायत दी है, ब्रिटिश कार्स जब पहले इंडिया में आती थी तो 110% टैरिफ इंडिया लगाता था, अब सिर्फ 10% टैरिफ लगेगा, यानी ब्रिटिश कार्स भी आसानी से अब इंडिया में बिक सकेंगी। स्कॉच विस्की पहले उन यूके की कंपनीज इंडिया में भेजते थे, उन पे 150% ड्यूटी लगती थी, अब सिर्फ 40% ड्यूटी लगेगी। तो कुछ लोग बोलेंगे कि यार शराब सस्ती होगी, कारें सस्ती होंगी तो हमारी डोमेस्टिक कंपनीज को नुकसान होगा। राइटर कहते हैं नहीं, पहली तो चीज ये जो ड्यूटी कम होगी ना ब्रिटिश कार्स पे और स्कॉच विस्की पे, वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम होगी, धीरे धीरे होंगी, हर साल थोड़ा थोड़ा करके कम होगी ड्यूटी। ऐसा ही नहीं कि ट्रेड एग्रीमेंट इंप्लीमेंट होना स्टार्ट हुआ अभी की अभी सारी ड्यूटी खत्म कर दी गई है, कम कर दी गई है, नहीं, ऐसा नहीं है। इस साल थोड़ी कम होगी, अगले साल थोड़ी और कम, अगले साल थोड़ी और कम, फेसेस में धीरे धीरे ये ड्यूटी कम होगी। दूसरा, इंडिया के पास में इंपोर्ट कोटा का भी प्रोविजन है। सरकार ये कह सकती है कि हम सिर्फ 1 लाख ब्रिटिश कारें भारत में आने देंगे, इससे ज्यादा नहीं। तो ये भी इंडिया के पास में प्रोविजन है। और देखो एक चीज ये कहना कि भाई उनके प्रोडक्ट इंडिया में आएंगे तो हमारी कंपनीज के प्रोडक्ट नहीं बिकेंगे, तो ये तो वो वाली बात हो गई ना भाई, आप बचना चाहते हो, कंपटीशन फेस करो ना यार। पहले जब कंपटीशन नहीं था, एम्बेसडर और फिएट के सेम मॉडल्स 30 साल तक बिकते रहे, लेकिन जैसे ही एलपीजी रिफॉर्म आया, विदेशों की कारें हमारे देश में आने लगी, तब जाके मारुति ने भी इनोवेशन मारुति लेके आया, नए नए मॉडल मारुति लेके आया। तो जब देखो विदेशी प्रोडक्ट हमारे देश में आएंगे तो भाई डोमेस्टिक कंपनीज को भी इनोवेशन करने के लिए इंसेंटिव मिलेगा ना, अदरवाइज तो वो इनोवेशन लाएंगे ही नहीं। तो जब विदेशी प्रोडक्ट इंडिया में आएंगे तो इससे हमें भी फायदा होता है, कंज्यूमर को भी फायदा होता है, क्योंकि लोकल कंपनीज फिर रिसर्च पे इन्वेस्ट करती हैं, वो अपने प्रोडक्ट को और एफिशिएंट बनाती हैं। उन्हें पता है कि हम प्रोडक्ट को एफिशिएंट नहीं बनाएंगे तो बाहर की कंपनीज अपने प्रोडक्ट इंडिया में बेचेंगी और उनके प्रोडक्ट बिकेंगे, हमारे प्रोडक्ट बिकेंगे नहीं। तो ये इंडिया के लिए भी बढ़िया है, जब बाहर के प्रोडक्ट इंडिया में आते हैं डोमेस्टिक कंपनीज पे प्रेशर पड़ता है, वो इनोवेशन लेके आती हैं। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। लास्ट में बस राइटर एक बात ये बोलते हैं कि भाई इस एग्रीमेंट को अच्छे से यूज करो। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि अच्छे अच्छे एग्रीमेंट हमारे सरकार साइन करती है, लेकिन ना कंपनीज उसे यूज नहीं कर पाती क्योंकि अवेयरनेस की कमी होती है, बाबू लोग रास्ता में रोड़े अटकाते हैं। तो ये सब नहीं होना चाहिए, प्रॉब्लम्स नहीं आनी चाहिए, एग्रीमेंट्स का अच्छे से इंप्लीमेंटेशन जरूरी है। तो ये कीवर्ड्स हैं जो आप आंसर्स में यूज कर सकते हो। अब प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 3 है जो आपको अटेम्प्ट करना है। ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।